तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कनाडा के ऊपर ही, किस तरह से खालिस्तानियों का मन बढ़ा हुआ है कनाडा में। उसके बाद से लगातार यहां पर कई सवाल भी उठ रहे हैं और आज हम बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपको खालिस्तानियों के खिलाफ सबसे बड़ी तैयारी जो शुरू हुई है उस पर खबर बताएंगे। खबर है कि देश से लेकर विदेश तक खालिस्तानी नेटवर्क और फंडिंग को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान तैयार हो चुका है। जांच में यह बात सामने आई थी कि हवाला के जरिए थाईलैंड के रास्ते कनाडा तक आतंकियों को पैसा पहुंचाया जा रहा है। इन पैसों को कनाडाई फिल्म और प्रीमियर लीग में लगाकर आतंक के आका न सिर्फ मोटा मुनाफा कमा रहे थे, बल्कि उसी पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी मुहिम में किया जा रहा था। देश की एजेंसियां खालिस्तानियों के लिए काम करने वाले सिंडिकेट की पहचान में भी जुटी हुई हैं। साथ ही खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों की नई लिस्ट भी जारी की है, जिनमें कुल 19 नाम हैं। इनमें से 7 ब्रिटेन में और 5 अमेरिका में रहते हैं। वहां रहकर ये आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रचते रहे हैं। इन आतंकियों की लिस्ट को देश के सभी एयरपोर्ट्स पर भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, विदेश में रहकर भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले खालिस्तानियों और उनके मददगारों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने अफसरों को अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों की पहचान के निर्देश दिए हैं। इन आतंकियों की पहचान के बाद उनका OCI कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही देश में उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि आतंकी निज्जर की हत्या के आरोप अभी तक वो सबूत नहीं दे पाए हैं जिसके दम पर उन्होंने भारत के खिलाफ इतने बड़े आरोप लगाए। कहें तो ट्रूडो ने एक तरह से खालिस्तानियों के खिलाफ भारत के मिशन को और तेज कर दिया है। सरकार ने तय कर लिया है, छेड़ा है तो अब छोड़ेंगे नहीं, पक्का इलाज करेंगे। विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वो बॉर्डर्स या ज्यूरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। Canada has shared the credible allegations that I talked about on Monday with India. We did that many weeks ago, and we are there to work constructively with India, and we hope that they engage with us so that we can get to the bottom of this very serious matter. In terms of the specific incident in Surrey, I was contacted by the Prime Minister. He briefed me about what he was going to say in the Parliament, which he then went on and said. He offered to me a briefing from CSIS, which of course I said yes, I would like that. We arranged it. Got a briefing from the director, which was, as I say, open source information, and then that was it. I expressed my frustration. उनके खुद के प्रीमियर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वैंकूवर के प्रीमियर ने बयान दिया कि हम उनसे सबूत मांग रहे हो, दे नहीं रहे। डिफेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बोल चुके हैं, उनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट बोल चुके हैं। मुझे लगता है कि ट्रूडो ने जो काम किया था उनको उल्टा पड़ गया। खालिस्तानियों का समर्थन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बेबुनियाद आरोप भारत पर लगाए, उसके बाद उनके खुद के देश में उनके खिलाफ सवाल
खड़े होने लगे हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। अनिल सरीन जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र सिंह दीपा शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और प्रभु दयाल जी जो कि पूर्व राजनयिक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल यहां पर हमारा अनिल सरीन जी से है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनिल सरीन जी, क्या प्लान है सरकार का, क्योंकि जिस तरह से 25 सितंबर को एक कॉल दी गई है कनाडा में खालिस्तानियों की तरफ से, कहीं ना कहीं जो वहां पर हिंदू रह रहे हैं, जो भारतीय रह रहे हैं, उनके लिए जो एक खतरा बना हुआ है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? विशाल जी, सबसे पहले तो बात ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो लोग भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और भारत को तोड़ने के प्रयास में लगे हैं, उनके साथ किसी भी तरह का रहम नहीं बरता जा सकता। हम सबके लिए देश सर्वोप्रिय है और हम सब भारतीयों के लिए भारत मां की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है जी। जिस तरह से कनाडा के ट्रूडो साहब ने जो एलिगेशंस लगाए हैं जी, मुझे हैरानी होती है कि एक व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री हो और किसी दूसरे देश पर जब एलिगेशन लगाया जाता है तो क्रेडिबल एविडेंस के बेस के ऊपर लगाया जाए तो वो तो समझ आती है, लेकिन क्रेडिबल एलिगेशंस के बेस के ऊपर एलिगेशन लगाया जाए, ये मैंने पहली बार देखा है जी। दिस शोज द इमैच्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जी। और किस मजबूरी में लगाया, किनके दबाव में लगाया, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रूडो सरकार, वहां पर जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनकी सपोर्ट के ऊपर वो सरकार कायम है। अगर आज वो सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो आज ये सरकार भी गिर जाती वहां की जी। टू प्लीज देम, टू अकोमोडेट देम, इस तरह के मिस्चीवियस एलिगेशंस, बेसलेस एलिगेशंस जी, uncalled for allegations which are totally unacceptable to any sovereign country, ये ट्रूडो साहब ने लगाया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अनिल सरीन जी ने बहुत विस्तार से बताया कि आखिर क्या हालात वहां पर। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आज खबर आई है एनआईए ने लिस्ट तैयार की है उन 19 खालिस्तानी आतंकियों की जो ऐसे साजिश में शामिल रहते हैं, अलग अलग देशों में रह रहे हैं, उनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है सरकार। कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? विशाल जी, खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ दूर दूर तक कोई भी सरकार, सहमति या कोई भी व्यक्ति यदि इसके बारे में कुछ भी प्रयास कर रहा है साथ रखने का, मुझे लगता है उससे जो भी सहमति और जो भी उसका समर्थन करता है वो खुद आतंकवादी ग्रुप का सदस्य है। मुझे लगता है पूरे देश में खालिस्तानियों के विरुद्ध एक हमारी सोच रही है। जिस तरह पंजाब को इन लोगों ने बर्बाद करने का प्रयास किया, इतना प्यारा हमारा प्रांत, हमारे नौजवान साथी बहुत सारे उसमें शहीद हुए, हमारी खुद की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है उसकी शिकार हुई। पूरा देश जानता है कि खालिस्तानियों ने कहीं ना कहीं पंजाब को सबसे ज्यादा, हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। केंद्र सरकार जो भी खालिस्तान विरोधी लोग जो गतिविधियों में, खालिस्तान के समर्थन में जो लोग भी संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध केंद्र सरकार जो कार्रवाई करेगी, हम सभी लोग एक देश के नागरिक होने के नाते कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन रहेगा। ट्रूडो का जो परसेप्शन है, जिस तरह से कनाडा में जो पॉलिटिक्स चल रही है, आतंकवाद का गठबंधन उनको अपने सियासत के लिए करनी पड़ रही है। नफरत और हिंसा और धर्म के नाम पे जब भी आप सियासत उसको जोड़कर करते हैं तो कनाडा को यही जो झेलना पड़ रहा है, यही जो है आने वाले समय में किसी भी उदार लोकतांत्रिक देश को झेलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम सबको इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए। हम गांधीवादी विचार के लोग हैं, गांधीवादी देश के समर्थक, गांधीवादी विचार के सोच के लोग हैं। कभी भी राजनीति और समाज में नफरत के माहौल से
सियासत हासिल करना बिल्कुल दूर दूर तक उसका जो है दूरी रखना चाहिए। और अजय जी, भारत सरकार की तरफ से अब तक जो कदम उठाए गए हैं इस विवाद के बीच में, क्या आप उन कदमों से संतुष्ट हैं? और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जो जवाब दिया है भारत ने कनाडा को, वो एक तरह से मुंहतोड़ जवाब है कनाडा को, उसकी भाषा में उसे जवाब दिया गया सरकार की तरफ से? अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, कुछ तकनीकी समस्या के कारण अजय जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेंद्र सिंह दीपा हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। राजेंद्र सिंह दीपा जी, यही सवाल आपसे है कि भारत सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं और जिस तरह से कनाडा को जवाब दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, भारत सरकार के उठाए गए कदमों से? है कि जो जवाब दिया है वो कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक भी नहीं है। जो ठीक है, यहाँ से जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जाके बयान दिया और हमारे देश पे इल्जाम लगाया बिना प्रूफ के कि जो भी हरदीप सिंह निज्जर है उसकी हत्या में भारत का हाथ है, विदाउट प्रूफ लगाया और उसके बाद हमारे डिप्लोमेट को वहां से निकाला गया। उसके बाद हमारे देश ने, जो भी हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भी डिप्लोमेट को निकाला, जो बाकी किया वो ठीक है। लेकिन ये जो है कि वहां के जो नागरिकों का वीजा बंद कर दिया, उनको आने की अनुमति नहीं दी, बंद कर दी, उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क है। मेरा ये कहना है कि जो वहां से आते होंगे, जो वहां के नागरिक है, जो मूलभूत नागरिक है, वो तो 5-4% भी भारत में नहीं आते होंगे। ज्यादा जो आते हैं, जो यहाँ से सेटल हुए हैं 30-40-50 साल में, जो उनकी फैमिलीज हैं, जो वहां के सिटीजनशिप ले ली है 10-15-20 सालों में, और उसमें ज्यादा एनआरआई जो हैं वो ज्यादा पंजाब के हैं। लेकिन राजेंद्र जी, जो हालात इस वक्त कनाडा में हैं, आपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा कि कैसे हमारे राजनयिकों को धमकियां मिल रही हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में कैसे वो वीजा का काम सुचारू ढंग से चला पाएंगे? भारत सरकार तो कह रही है हालात सही करिए, हम दोबारा शुरू करेंगे, विचार करेंगे। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वहां हमारे जो राजनयिक बैठे हैं उनको ऐसी धमकियां आ रही और ये सारा काम बंद कर रहे हैं। यदि ऐसी बात है इज ओके, पर वो तो देखो धमकियां देते रहेंगे क्या हमेशा के लिए बंद रहेगा? हमारे मतलब इतना स्टूडेंट गया हुआ है, जाना है, उनके परिवार है, दुख सुख है, उनको यहाँ आना है। इसमें थोड़ा सा देखो, लोगों को चिंता तो है, और खास करके चलो जो भी भारतीय हैं उधर बैठे हैं, उनके रिश्तेदार, उनको चिंता है। और पंजाब में इसकी चिंता बहुत ज्यादा है, उसको तो एड्रेस करना ही पड़ेगा। हमारे प्रधान सुखबीर सिंह बादल पिछले दिने इसी डिमांड को लेके अमित शाह जी को मिले भी। हम देश के साथ हैं। जो भी इस तरह के लोग हैं, जो साजिश करता है, जो षड्यंत्र रचते हैं देश की धरती पे या देश के बाहर, उनके खिलाफ। चलिए राजेंद्र जी, मैं अनिल सरीन जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे साथ जुड़े, मैं उनसे आपके सवाल का जवाब लेता हूं। अनिल सरीन जी, आपने सुना शिरोमणि अकाली दल के जो प्रवक्ता हैं, उनका यह कहना है कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वीजा जो प्रोसेस बंद किया गया उससे लोगों को दिक्कत आ रही है। लेकिन सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि सुरक्षा कारणों के चलते अभी फिलहाल ये अस्थायी कदम उठाया गया है। जो दीपा जी का कंसर्न है वो सारे पंजाब के लोगों का कंसर्न है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि पंजाब के बहुत सारे हमारे भाई बहन बच्चे वहाँ पर कुछ स्टडी के लिए, कुछ वहाँ पर जाकर सेटल हो गए। वो सब का एक कंसर्न है, पंजाब के लोगों की चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं दीपा जी को और सभी पैनलिस्ट को विश्वास दिलाता हूँ कि ये मैयर केवल एक टाइम पीरियड के लिए किया गया है, ताकि जो लोग भारत के विरुद्ध वहां पर षड्यंत्र रचते हैं, भारत के जो दूतावास है उसके कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देते हैं, हमारे दूतावास पर अटैक करने की बात करते हैं, उन्हें जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उनको केवल ये उन तक सीमित रह जाए ऐसा। और हमने भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी से बात की है और प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा हो रही है कि इसका हल जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ताकि जो आम जनता है, जो आम पंजाबी या हिंदुस्तानी कनाडा में सेटल हुए हैं, जिनका इस पूरी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनको जो असुविधा हुई है उसका जल्दी हल निकाला जाए। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इसको जल्द इसका जो है सोल्यूशन निकालने वाले हैं।
और मैं विश्वास दिलाता हूं पंजाब की जनता को और देश की जनता को कि जो भी इस समय एक टेम्पररी फेज के लिए ये जो मुश्किल आई है वो उसका जल्द निवारण होगा। देखिए, संदेश देना भी तो बेहद जरूरी है ना अनिल सरीन जी। अगर भारत संदेश नहीं देगा तो कैसे संदेश जाएगा उन खालिस्तानी समर्थकों को जो इनको वहां पर पालने पोषने का काम कर रहे हैं, जो उल्टे सीधे आरोप भारत पर लगा रहे हैं। प्रभु दयाल जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभु दयाल जी, आज एक बड़ी खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि OCI कार्ड उन लोगों का रद्द किया जाएगा जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं, अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं और भारत विरोधी काम कर रहे हैं। एक राजनयिक के तौर पर इसे कितना बड़ा कदम माना जाएगा और क्या इससे खालिस्तानी जो मूवमेंट तमाम लोग भारत के विरोध में चला रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन है ये? देखिए, OCI कार्ड जिसके पास होता है उसको लाइफ लॉन्ग वीजा के बराबर माना जाता है। OCI कार्ड लेके वो कभी भी आ सकता है, जा सकता है और यहाँ पर काम कर सकता है। सिर्फ वोट का अधिकार उसको नहीं मिलता है, बाकी सब भारतीय नागरिकों के बराबर अधिकार है। तो अगर खालिस्तान के समर्थक भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उन्हें भारत में दाखिल होने की इजाजत क्यों दें? ये बिल्कुल सही कदम उठाया गया है कि ऐसे लोगों के OCI कार्ड्स कैंसिल किए जाएं। अगर उनके पास वीजा है वो भी कैंसिल किए जाएं। उनको किसी भी शर्त पे भारत में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। जो भी कदम उठाए गए हैं वो ओवरऑल सिचुएशन को ध्यान में रख के उठाए गए। देखिए, हमारे जो हाई कमीशन पर ऑटवा में पहले भी हमला हो चुका है। इसके अलावा खालिस्तान के समर्थकों ने अभी हाल में सैन फ्रांसिस्को में जो हमारी कॉन्सुलेट है उस पर 2 बार हमला किया। इसी वर्ष लंदन पे हमारे जो हाई कमीशन है उस पर हमला किया गया। तो जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, ये सब खालिस्तान के समर्थक जो हैं कभी भी हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमने जो कार्रवाई की है कि अपने पर जो खतरा है उसको डील करने के लिए, देखिए कनाडा की सरकार तो कुछ नहीं कर रही है जी। वो तो खुली छूट दे रही है खालिस्तान के समर्थकों को। वो अपनी मनमानी करते हैं और जिस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाना चाहे वो। चलिए, देखिए, यही बड़ा सवाल है प्रभु जी कि खुली छूट आखिरकार खालिस्तानियों को कनाडा में क्यों दी जा रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी हमारे साथ में। के सिन्हा जी, क्या अपनी अंदरूनी राजनीति, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और खालिस्तानी ISI जो गठजोड़ सामने आ रहा है कनाडा की धरती पर, क्या उसके आगे ट्रूडो नतमस्तक हैं? क्या आपको लगता है इसीलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं? विशाल जी, जय हिंद। देखिए, जो आपका सवाल है जस्टिन ट्रूडो के ऊपर में, जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो सातराने तरीके से अभी नहीं कि कुछ कर रहे हैं। आपको याद होगा 2018 में वो भारत आए थे अपने 2 सुपुत्रजादों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, और उनको बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया गया था। उनको अच्छी डिप्लोमेटिकली भी, और वो गए थे पंजाब। अपने साथ एक बड़ा डेलीगेशन खालिस्तान का लेकर आए थे। उसमें एक खालिस्तान कमांडो फोर्स के लोग थे जो कि इंडिया से बैन थे, वो भी लेकर आए साथ में 2018 में। जब ये गए पंजाब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने उनको 9 खालिस्तानियों के लिस्ट दिए। ये गोल्डन टेम्पल में गए थे, मगर उस समय जिस तरह से, उसके बाद भी ये रुके नहीं, लगातार करते रहे। और किस तरह से जब हमारे यहाँ फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था तो खालिस्तानियों का कैसा ये हुआ, वो इनकी सपोर्ट टोटल है। ये केवल ऐसा नहीं कि ये लिंकेजेस टोटल ISI के उस खालिस्तानी डेस्क से लगती है जहां को एक लेफ्टिनेंट कर्नल इसको चलाता है। बहुत बड़े अमाउंट में पैसे मुहैया होती है। जो ISI ने आज लिस्ट दिए हैं, जो 19 नाम निकाले हैं जी, उसमें से 7 UK में, 5 US में हैं और बाकी वो कनाडा के हैं। मगर इसके आज के दिन में जब आपको मोटे तौर पे जब आप संभाल करते हो तो आंकड़ों को देखिए, 7 लाख NRI हैं कनाडा में आज के दिन में, जो इंडियन नॉन रेसिडेंट्स हैं। 2.3 लाख स्टूडेंट हैं। मगर जो बड़ा तबका है, जो NRI का तबका है, उसमें से काफी लोग उसमें कंप्रोमाइज हैं। 21 टॉप जो खालिस्तानी थे, जिसमें तो एक निज्जर को आपने सुना, सुक्खा को सुना, जिसको एलिमिनेट हो गए हैं, मगर
बहुत बड़ा तबका वहां पर है। 21 उनकी लिस्ट है और एनआरआई के पास भी लिस्ट है। हम सब जानते हैं जो कि सुरक्षा को जब हम समझते हैं या उसके डीप रिसर्च करते हैं तो जाके देखिएगा। देखिए जब ये चला था खालिस्तानी मूवमेंट 80 के दशक में, तो हम लोग भी पंजाब में उस समय यंग ऑफिसर्स एज ए कैप्टन हम लोगों ने जो देखा, और उसके बाद मैं सिख रेजिमेंट को आता हूं। कोई भी पंजाबी, कोई भी सिख जो 90, आप ये लेके चलिए 99.9% इसके फेवर में नहीं है। सिख फॉर जस्टिस जो रेफरेंडम 2020 आई थी 2020 की, उसमें उनको कोई समर्थन नहीं मिला। 1% यदि जो ये हैं खालिस्तानियों की समर्थक जो कि आपके देश से निकल के जाके आपको देश को तोड़ने की काम करते हैं, तो उनके ऊपर में तो, और जो हमारे अभी जो है यदि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं जी। तो ट्रूडो साहब ने 5i है, एक 5i जिसमें शेयरिंग होती है इंटेलिजेंस की, आपको पता होगा 5 देश हैं इसमें, उनको ये लेकर आए थे G20 में कि शायद भारत के ऊपर चढ़ाई कर देंगे इस बार। लेकिन किसी ने साथ दिया नहीं कनाडा का। सिन्हा साहब किसी ने साथ दिया नहीं कनाडा का 5i देशों ने भी। विशाल साहब सुनिए, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया इसलिए। और देखिए आज हमने डंके के चोट पे यूएसए भी जो सैन फ्रांसिस्को से चलाया जाता है, जब आप इसको देखते हैं पन्नू साहब के नाम सुनते हैं तो वो तो वही है ना, वहीं से चलाया जाता है। और इसमें CIA भी लिप्त है, इसमें बड़े बड़े, केवल ISI नहीं लिप्त है। जब आपने S-400 लिया रशिया से, तो इन्होंने रेफरेंडम 2020 करा दिया 19 में। तो ये चीजें जो हैं ग्लोबली, और प्रधानमंत्री की बात ध्यान रखिए कि ग्लोबल ये है, ग्लोबल, दिस इज ए ग्लोबल वॉर ऑन, तो इसको ग्लोबल तरीके से ही लड़ा जाएगा, ना कि जिस तरह से हम पहले लड़ते रहे हैं। और ये एक बहुत देखिए के.के. सिन्हा साहब, एक सवाल मेरा इसी आपके जवाब में से एक सवाल आपसे ये बनता है, आखिरकार कनाडा में ये खालिस्तानी जड़ें इतनी मजबूत कैसे हो गई? क्या पहले एक्शन नहीं लिया जाता था, या रिएक्शन की कमी रहती थी, या इस तरह का तेवर भारत नहीं दिखा पाता था? वजह क्या रही के.के. सिन्हा साहब? साफ जाहिर है आपकी इच्छा शक्ति कम थी, लीडरशिप की प्रॉब्लम है, सारा चीज कंप्रोमाइज हो जाता था। आप चाहते थे कि ना हो, करने की हिम्मत करने का तरीका, ग्लोबल तो तरीका हमने अभी निकाला है। तो आप देखिए ना, चाहे वो पाकिस्तान हो, जो चाइना है, ये भी तो हमारे 3 आज के दिन में विश्वविक तरीके से आप देखते हैं, पाकिस्तान मुंह की खाए पड़ा है, चाइना को समझ में नहीं आ रहा है, जो टूटने के कगार में वो भी आने वाला है। और कनाडा में यदि जस्टिन ट्रूडो, जबकि कैनेडियंस कोई नहीं उसको समर्थन है, जस्टिन ट्रूडो के फादर के समय से आप देखिए, इनकी फितरत है, ये इनकी फितरत है। ये 4-5 वहां पर 2% भी नहीं है लोग जी। मगर ये जो सिख के जो गए हैं, मगर उनमें से जो 21 खालिस्तानी है, यदि इनके आड़ में, क्योंकि पैसे, इनको पैसे से काम है, जस्टिन ट्रूडो के हाथ लिप्त हैं। 2 दिन ये दिल्ली में जब आए थे G20 के बाद, नहीं जा पाए। प्रॉब्लम इनकी, तो कहा जा रहा है वो उनका ड्रग के साथ उनका लेना देना है। तो ये बात नेशनल टेलीविजन पे बहुत कम लोग कर पाएंगे, टाल ठोक के कर पाएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो को आप देखिए ग्लोबल तरीके से जिस तरह से भारत में, और किसी की दम नहीं है आज दम नहीं है, जिस तरह से रशिया मल्टीपोलैरिटी के ऊपर में कर रहा है अपने सिक्योरिटी के लिए, भारत इंडो पैसिफिक में कर रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा, यदि हम इसी राह पे बढ़ते रहे, सामरिक एक बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से अगला सवाल लेता हूं। सिन्हा साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं, आपने बहुत बड़े पॉइंट्स उठाए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपने के.के. सिन्हा जी को सुना, उन्होंने एक लाइन बोली कि पहले इच्छा शक्ति की कमी थी, इसीलिए खालिस्तानियों पर इस तरह के एक्शन नहीं हो पाते थे। क्या आपको लगता है कि सच में इच्छा शक्ति की कमी थी पहले? मैं नहीं मानता हूं किनके बारे में बोला है। 9.5 साल से तो भाजपा की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अभी 21 लोगों की लिस्ट आई है, अभी उनके फंडिंग को रोकने की बात आ रही है। 9 साल पहले से ही हो सकता था। ऐसा नहीं है कि वो जो खालिस्तानी वहां आंदोलन चल रहा है वो आज से चल रहा है। पाकिस्तान में के माध्यम से पूरी ये टीम लगी रहती है, और सबको पता है पाकिस्तान पर किसी न किसी रूप में कि हम पंजाब प्रांत को डीएस्टेबलाइज करें। लेकिन आपको याद है, हमारी इच्छा शक्ति थी, भारत की इच्छा शक्ति थी, कांग्रेस के गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति थी
कि वहां से आतंकवाद न केवल खत्म हुआ, वहां जो है उड़ता एक तरह से हमने प्रयास किया कि पूरा विकास के उसमें आए पंजाब, और पंजाब को आपने देखा कैप्टन साहब जब थे उन्होंने रियल बात है प्रयास किया। जस्टिन ट्रूडो की अपनी राजनीति है, इसको समझने की जरूरत है, मुझे लगता है देशवासी हमारे समझ रहे हैं। वहां जिस तरह वो खालिस्तानियों के समर्थन से सरकार चलाने का प्रयास कर रहा है, आतंकवादियों के समर्थन से सरकार चलाने का कोई प्रयास करेगा, जब तांडव और इस तरह के हिंसा से राजनीति की जाएगी तो उसके यही नतीजे होंगे। लेकिन यह सच है कि हिंसा की राजनीति दूर तक नहीं चलती है, नफरत की राजनीति का एक लिमिट है, सीमा है। भारत जो है गांधी जी के उस पवित्र विचार पर चलता है, साधन अच्छे होने चाहिए तभी आपकी अच्छे साध्य की प्राप्ति होगी। हम लोग मानते हैं और यह सच्चाई है, भारत सरकार खालिस्तानियों के विरुद्ध जो भी कार्रवाई करेगी हम सब साथ हैं। देखिए अच्छी बात है कि देश में सभी दलों को एक साथ खड़े होना चाहिए। अजय उपाध्याय जी, अगर आप खड़े हो रहे हैं एक अच्छी बात है। अजय जी, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर और है। 10 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। जी अपनी बात पूरी करिए। जी मेरा कहना है कि कनाडा जो है ट्रूडो नहीं है, उसी तरह जैसे बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समझते हैं वही देश है, देश नहीं है। कनाडा से हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रिलेशन पुराने हैं, आज भी, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। हम लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये डिप्लोमेटिक इंटेंस कहीं ना कहीं एक रिलेशन जो हमारा पुराना है वो आगे भी रहे। उसके लिए हमें दबाव की भी राजनीति करनी है, कूटनीतिक सार्थकता के साथ हमें उन पर दबाव भी बनाना है। और ट्रूडो के बाद भी कनाडा रहेगा, ट्रूडो से पहले भी कनाडा रहा है। हमारे यहाँ के नागरिक बड़ी मात्रा में वहां है, छात्र हैं यहाँ से, यहाँ के जाकर। अजय जी एक सवाल आपसे ये है, फिर मैं अनिल सरीन जी से अगला सवाल लूंगा। अजय जी यहाँ पर एक सवाल आपसे ये है कि क्या इससे पहले, जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, क्या कभी कनाडा को इस तरह से आंख दिखाया गया? क्या कभी खालिस्तानियों पर एक्शन के लिए इस तरह से आपकी सरकार में कहा गया? बहुत अच्छा प्रश्न विशाल जी आपने पूछा है। पहली बात की जब भी कनाडा के साथ हमारे जो रिलेशन थे, आप उनको याद कीजिएगा। हमारे दौड़ में चाहे हैवी रिएक्टर की बात हो, न्यूक्लियर सहयोग की बात हो, रक्षा की बात हो, या हमारे आयात निर्यात के स्तर को देखिएगा, एक तरफा नहीं दो तरफा रहा और उसका हमें लाभ मिला। दूसरी तरफ खालिस्तानियों का तकरीबन सफाया हो चुका था। आपने देखा पंजाब किस तरह से जगमगाने लगा था, पंजाब के नौजवान रोजी रोजगार की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। जब आतंकवादी गतिविधियां थी ही नहीं, वैसी कनाडा उस तरह के रास्ते पर चलता ही नहीं था। तो आंख बंद करने और दिखाने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं अजय जी, एक सेकंड मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं। अजय जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जब आपकी सरकार थी तो कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट इतना तेज नहीं था? आप ये बताना चाह रहे हैं? सच, ये पूरा देश जानता है कि मैं इस पे प्रभुदयाल जी जो हमारे पूर्व राजनयिक हैं, मैं इस पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। प्रभुदयाल जी, क्या डॉक्टर अजय उपाध्याय जी सही कह रहे हैं? 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। मुझे ठीक से वो भी बोल रहे थे। आपका सवाल यह है कि क्या हमारा जो रुख था कनाडा में खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट, नहीं, मेरा सवाल ये था, मैंने ये पूछा था प्रभुदयाल साहब, मैं एक बार सवाल आपको दोहरा देता हूं। मैंने अजय उपाध्याय जी से पूछा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो क्या रुख रहता था खालिस्तानी मूवमेंट, क्या कनाडा में पलता था, फूलता था? तो उनका ये कहना है उस समय इतना खालिस्तानी मूवमेंट कनाडा में नहीं था। क्या ये बात सच है? मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट तो पहले से चल रहा है और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले भी खालिस्तानी गतिविधियां बहुत ज्यादा थी। देखिए, उस टाइम पे मैं न्यूयॉर्क में कौंसल जनरल था और यही जो है पन्नू, गुरपरवंत सिंह पन्नू, ये 6 फॉर जस्टिस चलाता था और भारत के जो भी मिनिस्टर आते थे उन पे केस ठोक देता था। जो कमलनाथ जी आए थे उन पे ये केस ठोक दिया कि ये 1984 राइट्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और इस तरह के केस अगर किसी पे हो तो उनका आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो थी गतिविधियां चल रही थी, लेकिन जो सख्ती हम देख रहे हैं वो, मैं देखिए पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं, बिल्कुल इस पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, तथ्यों पर बात होनी चाहिए प्रभुदयाल जी। इसीलिए क्योंकि पूर्व राजनयिक है, मैं तथ्य आपसे जानना चाहता हूँ। जी, जो हम अब सख्ती देख रहे हैं खालिस्तानी एक्टिविस्ट के प्रति, वो हम पहले नहीं देखते थे। एक दूसरी बात,
कनाडा की पॉलिटिक्स से भी ये जुड़ा हुआ है। जस्टिन ट्रूडो के दौर में खालिस्तानियों को और बढ़ावा मिला है, क्योंकि जब ये 2021 में इलेक्ट होके आए तो इनकी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, इनको एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनानी पड़ी और उनको सपोर्ट लेना पड़ा जगमीत सिंह का, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी चलाते हैं, और इस वजह से ये जगमीत सिंह जो धुन मचाते हैं उसी पे अब। चलिए देखिए, आपने कहा कि जगमीत सिंह की धुन पर ट्रूडो इस वक्त बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल सरीन जी से मैं एक सवाल लूंगा, उसके बाद फिर मैं अजय उपाध्याय जी के पास दोबारा जाऊंगा। अनिल सरीन जी, मैंने जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं, जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति की कमी की बात उन्होंने कही पहले, और हमारे जो पूर्व राजनयिक प्रभुदयाल जी जुड़े हो कह रहे हैं ऐसी शक्ति पहले नहीं देखी उन्होंने 2014 से पहले। तो क्या आपको लगता है इच्छा शक्ति और खालिस्तानियों पर एक्शन को लेकर कोई कमी थी पहले? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला और भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की सरकार आई है, तब से इन भारत विरोधी गतिविधियों को हैंडल करने के लिए एक अलग तरह से जो है एक जोश और एक दृढ़ निश्चय जो है वो देखने को मिला है। मेरे भाई अजय जी बता रहे थे कि पहले ऐसा नहीं था। अजय भाई साहब, अगर आपको याद हो तो ट्रूडो के पिताजी के समय में जब एरोप्लेन को हाईजैक किया गया था तो उसके जो जिम्मेदार लोग थे उनको ट्रूडो के पिताजी ने हैंडओवर करने से मना कर दिया था। तो ये आज का कोई खालिस्तान का विषय नहीं, ये बहुत पुराना चल रहा है। दूसरी बात, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जो भी देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो भी देश के विरुद्ध काम करेगा, उसके साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। और अभी अब निज्जर की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ट्रूडो के ये एलिगेशन टोटली बेसलेस है। मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कनाडा के उधर पेपर्स की और उसकी, कि ये आतंकवादी तो था ही था, ये क्रिमिनल भी था। और जो अखबारों में रिपोर्ट्स आई हैं, और कई बार गोलीबारी होती है, और निज्जर की हत्या भी जो है वो वहां पे गुरुद्वारे के कंट्रोल को लेकर है, क्योंकि ये गुरुद्वारे को हैंडल कर रहा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ट्रूडो ने अपने खालिस्तान समर्थकों के दबाव में आकर जिस तरह पर भारत पर यह झूठा लांछन लगाया है, जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी लांछन क्रेडिबल एविडेंस के ऊपर तो लग सकता है किसी दूसरे देश के ऊपर, लेकिन क्रेडिबल एलिगेशन के ऊपर एलिगेशन लगाया जाए, ये शायद विश्व के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतना इररिस्पॉन्सिबल किसी प्राइम मिनिस्टर ने एक्ट किया होगा। जी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे राज्य में किसी भी तरह की खालिस्तान मूवमेंट, चाहे वो विदेश में हो चाहे देश में हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए अनिल सरीन, पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को एक मिनट, जी अनिल साहब बात पूरी करिए। जी बस बात, हमारे पंजाब में कोई खालिस्तान समर्थक नहीं है। एक आध जो इसको क्या कहें, मान ग्रुप और ये एक दो लोग हैं जो इसका राग अलापते हैं। आपने देखा सिख फॉर जस्टिस को कोई समर्थन नहीं मिल रहा, वो पैसे देकर नौजवानों पर लगाकर कभी कभी खालिस्तान के नारे लिखवा देता है। दीपा जी बैठे हैं। पंजाब में कहीं भी खालिस्तान का समर्थन नहीं है। पंजाब और देश के, हिंदुस्तान के लोगों को खालिस्तान नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं ट्रूडो को, अगर आपको खालिस्तान से इतना ही प्रेम है और आपके पास इतने ही खालिस्तानी उस देश में है, तो क्यों नहीं आप कनाडा का नाम खालिस्तान कर देते? चलिए, क्यों नहीं कनाडा में वहां पे खालिस्तान की स्थापना कर देते? बिल्कुल अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल अजय उपाध्याय जी, देखिए आपने प्रभुदयाल साहब को सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो सख्ती बरतनी चाहिए थी, जो सख्ती आज की जा रही है, वो पहले उन्होंने नहीं देखी। क्या आपको लगता है कि पहले इस तरह की सख्ती बरतनी चाहिए थी? मैंने आपका ही सवाल उनसे पूछा था। अरे आपने बहुत अच्छा, तथ्यों की बात होनी चाहिए। हमने देखा है अभी लाल किला तक, अभी किसी आपके पैनलिस्ट ने कहा कि लाल किला तक में भी चला गया था खालिस्तानी किसान आंदोलन के बहाने, और वो भाग गया देश छोड़ करके, और उसको पकड़ा नहीं गया, आज तक कहां है पता नहीं। दूसरी तरफ अभी एक कोई आया था, नाटक कर रहा था, दिल्ली कभी भाग रहा है, कभी यूपी भाग रहा है, कभी पंजाब भाग रहा है, खालिस्तानी का ही कोई लीडर था।
और वो लगातार जो है लगा रहा, और वो भी किसी तरह अंतिम में पकड़ा गया। नाटक नौटंकी पूरा पंजाब से लेकर के, और दिल्ली सरकार किसकी है, उत्तर प्रदेश किसकी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। शक्ति की बात करें तो विदेश नीति के संदर्भ में क्या शक्ति है पूरा देश जानता है। न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पैनलिस्ट समझ सकते हैं इस बात को। चाइना से लेकर के बांग्लादेश तक हमको, और नेपाल तक बीच में आंख दिखाने लगा था। इसमें ज्यादा क्या कहना आप। श्रीलंका की हालत आपने देखी है कि वो किस तरह हमसे आंख दिखा रहा था, उसकी हालत खुद खराब थी। तो मैं ये नहीं कहूंगा, हर सरकार की अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताएं होती है। हमारी प्राथमिकताएं थी नीतियों पर, कूटनीतिक तौर पे उसका हर समस्याओं का ईमानदार समाधान। आज की प्राथमिकता है कि अपना फोटो कैसे खिंचवा करके और कैसे इवेंट मैनेजमेंट करना। तो इवेंट मैनेजमेंट से कभी भी विदेश नीति नहीं चलती है। खालिस्तानी समर्थक और विरोध की बात है, खालिस्तान का कोई भी व्यक्ति यहाँ समर्थन इस देश में नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। जो करेगा मैं उसको आतंकवादी कहता हूं। सही बात है। खालिस्तान आंदोलन खत्म करने का श्रेय किसी को जाता है तो हमारी पार्टी को जाता है। ने कर दिया था खालिस्तानियों को, और यहाँ तो छोड़िए, कनाडा में भी वो आवाज उठाने की स्थिति में नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर पर हमला करके 1373 याद कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को क्या हमने वो दिया था, संदेश दिया था। लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार बढ़ाई है। लेकिन ये आप विदेश नीति की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ पीठ ठोकने की राजनीति छोड़िए। देश की अखंडता में, देश की इंटीग्रिटी में और देश की संप्रभुता पर कोई भी प्रश्न लगाएगा न काबिले बर्दाश्त है। कांग्रेस पार्टी का सदैव ये सिद्धांत रहा है, आगे भी। और देखिए अजय जी मैं आपसे एक सवाल लेता हूं, फिर मैं शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता से अगला सवाल लूंगा। अजय जी, सवाल ये है कि आप भी देख रहे होंगे कि कनाडा कैसे अलग अलग देशों के सामने इस मुद्दे को रख रहा है, लेकिन कोई भी देश इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रूडो की तरफ से कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया गया है। 5 आइज तक की बात अभी हमारे डिप्लोमेट ने बताई कि जो 5 आइज कंट्रीज हैं वो भी कनाडा के इस बयान को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। तो ये भारत की बदली हुई विदेश नीति या भारत की जो विदेश नीति है, आप इसको तो स्वीकार करेंगे कि जो बड़े बड़े देश हैं, जो कनाडा के समर्थक देश है, वो भी खुलकर इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं? देखिए विदेश नीति की जो प्राथमिकता हमारी है, अपनी है, लेकिन जो काम ट्रूडो ने किया है, भारत को बदनाम करने का, खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन देने का, डेमोक्रेसी पर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का और आतंक के सहारे अपनी सत्ता बचाने का, कोई भी देश समर्थन नहीं करेगा। ये तो किसी की भारत में सरकार हो, कोई भी विश्व का देश कैसे समर्थन करेगा जो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है, जो हिंसा को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो ट्रूडो को नहीं बर्दाश्त करेगा। ये सच है। और खालिस्तानी आंदोलन सबको पता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग वहां हैं, सारे सिख समुदाय के लोग ना वहां नहीं है जी। चलिए अब जानते हैं, और भारत के सरदार बिल्कुल राजेंद्र सिंह दीपा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र सिंह दीपा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपा साहब, जो सवाल मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा, वही सवाल मेरा आपसे है कि क्या पहले इच्छा शक्ति की कमी थी खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने की, जो भारत के बाहर विदेशी धरती का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, और क्या सख्त कार्रवाई पहले नहीं की जाती थी? विशाल जी, इच्छा शक्ति से ज्यादा पॉलिटिक्स ज्यादा हुई है पहले भी, और आज भी लगता है पॉलिटिक्स हो रही है। कैसे पॉलिटिक्स हो रही है राजेंद्र सिंह दीपा जी? बात हमारे पंजाब में वैसे बिल्कुल जैसे अनिल सरीन जी ने कहा, मिस्टर सिन्हा ने कहा, कोई 0.11% भी यहाँ का सिख, यहाँ का हिंदू, यहाँ का पंजाबी खालिस्तान की कोई डिमांड नहीं है। अब जो चंद भर लोग उधर बैठे हैं, वहां उन्होंने सिटीजनशिप ली है। दीपा साहब, राजनीति कैसे चल रही है आप मुझे पहले ये समझाइए, क्योंकि आपने कहा है कि राजनीति चल रही है, कैसे? मैं देख रहा हूं जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो देशहित के मुद्दे पर हमें एकजुट नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में 36 का आंकड़ा है, लेकिन देशहित के मुद्दे पर वो हमें साथ नजर आ रहे हैं। राजनीति कैसे है? बात करता हूं कैसे पॉलिटिक्स हुई कि 80 के दहाके में जो पंजाब के हालात खराब हुए, कुछ नो डाउट कुछ ऐसे हालात खराब हुए, तब जो पॉलिटिक्स हुई, दरबारा सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, और ज्ञानी जैल सिंह होम मिनिस्टर थे दिल्ली में, जो उनकी आपस में खींचातान थी, उन्होंने जो भी इनकी पॉलिसीज बनी, दिल्ली में बैठ के कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, कि सॉफ्ट जो लाइन लेने वाला सिख है, जो रवायती पार्टी का सिख है, और जो हार्ड लाइनर है, जो भिंडरा वाले हैं, उनको अलग किया जाए, किसी तरह से अलग किया जाए। उस पॉलिटिक्स में भिंडरा वाले को इतना बड़ा कर दिया, जो इतना बड़ा हो गया कि इनके हाथ से निकल गया। तो तब ये पॉलिटिक्स हुई है, कहते हमें आतंकवाद 1984 में, 85 में, 87 में खत्म कर दिया। अरे भैया, पैदा भी तो आपके वक्त हुआ था।
कितना संताप भोगना पड़ा, कितने साल लगे उसको, पंजाब कितना पीछे चला गया, तब भी पॉलिटिक्स हुई थी। और आज भी क्या पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही? ठीक है, कनाडा में तो इलेक्शन 2 साल बाद है, हमारे तो अभी 6 महीने बाद इलेक्शन है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं जितना हमारे ये चैनल जो खास करके दीपा साहब, ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे नहीं है? कनाडा के प्रधानमंत्री है, वहां की संसद में खड़े होकर भारत के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए, ये बड़ा मुद्दा नहीं है क्या? इस पे कनाडा को आंख नहीं दिखाना चाहिए क्या? कनाडा पर पलटवार नहीं करना चाहिए क्या? उनके आरोपों को खारिज नहीं करना चाहिए? ओसीआई 17 लोगों का जो कैनेडियन राजेंद्र सिंह दीपा जी, ये बड़ा मुद्दा कैसे नहीं है? वो भारत को बदनाम कर रहे हैं ट्रूडो, देश की संसद में खड़े होकर कनाडा की। आने वाले टाइम में इसका हम समर्थन नहीं करते। दीपा साहब, कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, तो ये मुद्दा कैसे नहीं होगा? भारत क्यों नहीं उनके राजनयिक को यहां से देश से बाहर निकालेगा जैसा काम किया? भैया, इसमें सिखों की बदनामी ज्यादा हो रही है, मुद्दा छोटा या बड़ा। दीपा साहब, यहां पर किसी धर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन खालिस्तानी आतंकियों की बात कर रहे हैं जो मुद्दा ट्रूडो की तरफ से कनाडा की संसद में उठाया गया था। मिस्टर विशाल, मेरी बात सुने आप जी। मेरी बात है कि मिस्टर अजय जो है आपके कांग्रेस के प्रवक्ता बोला कि लाल किला में खालिस्तान का झंडा फहराया गया। अरे भैया, वो खालिस्तान का झंडा नहीं था, वो खालसा का झंडा था, उसमें उसको बोला करो। दीपा साहब देखिए, हम धार्मिक मुद्दों की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। दीपा साहब, धार्मिक मुद्दों पर हम इस बहस को आगे नहीं ले जाएंगे। ये भारत और कनाडा के बीच जो राजनयिक संकट है और जो वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा मिल रहा है, हम उस मुद्दे पर ही बहस कर रहे हैं। मैं के के सिन्हा जी से अगला सवाल लेता हूं। के सिन्हा जी, राजेंद्र सिंह दीपा जी कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना भारत में बना दिया जा रहा है, क्या ये सच है? क्या कह रहे हैं? दोबारा देखिए विशाल साहब, ये राजेंद्र सिंह दीपा साहब जब ये कह रहे हैं तथ्यों की बात, और वो दरबारा सिंह ज्ञानी जैल सिंह के काल पे ले गए कालखंड को, मगर ये भूल गए कि पाकिस्तान पूरे पंजाब की संरचना 1965 वॉर के बाद 66 में हुई। उसके बाद किस तरह से खालिस्तान का मूवमेंट कोई नया मूवमेंट नहीं, पॉलिटिकली इनको खड़ा किया गया। मैं उतनी समय आप देंगे नहीं, यदि आप जाके पढ़िए ये किस तरह से खालिस्तान का मूवमेंट आया। और भिंडरवाला, यदि भिंडरे वालों को किस तरह से इन्होंने लाए, कौन लेकर आया, ये पूरा जग जाहिर है। और जब ये पूरा का पूरा बदल गया, जब यही भिंडरवाला इनको ही एक बिसैले सांप बन करके इनके एक बड़े नेता को, कांग्रेस के एक बड़े नेता को, और हुआ, और किस तरह से पूरा दिल्ली ये तथ्य है। इन तथ्यों से यदि आप निकलेंगे, ये एक इससे बड़ा मुद्दा आज नहीं हो सकता ग्लोबली। सही बात है। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरा यूरोप, जर्मनी का तो नाम ही नहीं लिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखिए पूरा का पूरा, और एब्सोल्युटली 0.1%। मैं फिर बताता हूं, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, 40 साल हमने देश की सेवा की है। वहां के 99% देशभक्त हैं, देश के लिए गला कटाते हैं। 0.1% पूरे विश्व के अंदर आपका नाम खराब कर रहे हैं। नाम खराब नहीं, आपके देश के अगेंस्ट में, और एक नेता, उस देश का प्रधानमंत्री उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है। तो ये छोटा मुद्दा है, इसके पहले कहीं ये दिखाई नहीं दिया। मैं ये भी बताता हूं कि इसमें सीआई भी शामिल है, इसमें बहुत सारे देश। देखिए सिन्हा जी, आप कह रहे हैं बिल्कुल ये छोटा मुद्दा नहीं है। मैं एक बार फिर से मैं राजन दीपा जी से सवाल लेता हूं। बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए दीपा साहब, आपने के सिन्हा जी को सुना, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा, और आपको ये कैसे लग रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है? सिन्हा जी ने यह भी कहा कि तब जो पॉलिटिक्स हुई, जो मैं कह रहा था कि 80 के दहाके में जब टेररिज्म पंजाब में आया तब पॉलिटिक्स हुई। कौन सी सरकार थी सेंटर में, कौन सी पंजाब में सरकार थी? ये तो बात एक तय है कि तब राजनीति हुई। मैं मुद्दा बड़ा है या छोटा, मैं उसका बात नहीं कर रहा, लेकिन खालिस्तान की पंजाब में कोई बात नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं, मुद्दा बड़ा होगा, बड़ा बनाए हम इसको, लेकिन खालिस्तान यहां कोई नहीं चाहता। हमारा कोई भी भाई, आपको एक भी सिख, 2 सिख भी नहीं मिलेंगे। वो जो भी मिलेंगे, जो रात को छुप के 2 नारे लगाते, उसको कोई पैसे की या पीछे से कोई उसको सपोर्ट है या कोई मजबूरी है, उसकी वजह से वो करेंगे। अदरवाइज एक भी पंजाब का आदमी, पंजाब का सिख हो, हमारा हिंदू भाई, हम बड़ा मिलजुल के रहे हैं। हम तो 1984 में इतना
दर्दनाक हादसे होते रहे, हम तभी अलग नहीं हुए, हमारे भाई भाई की तरह रहे, हमारे में कोई फर्क नहीं था, ना है ना होगा। हमारी चिंता छोड़ो साहब, यहाँ देशभक्त हैं और कोई भी यहाँ की बात नहीं कर रहा है, हम कनाडा की धरती की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी जगह आप ठीक हैं, लेकिन ये आज बड़ा मुद्दा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अगर कनाडा की संसद में भारत को बदनाम करेंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तो भारत उस पर जवाब देगा, उनके आरोपों को खारिज करेगा और उनकी भाषा में जवाब देगा। उनको जो उग्रवादी हैं, टेररिस्ट हैं या खालिस्तान की बात करते हैं, उनको मैसेज मिलना चाहिए। संदेश तो उनको मिल गया, वो जस्टिन ट्रूडो ने ही मैसेज दे दिया जब उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर की कत्ल हुआ है हमारी धरती पे, ये भारत ने किया है। हालांकि हमने डिनाई किया, हम ऐसा काम नहीं करते, हम कानून मुताबिक करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही उन उग्रवादियों को, उन खालिस्तानियों को मैसेज दे दिया कि भैया ये मौत कहीं और से हुई है और मौत से डर सबको लगता है, चाहे वो खालिस्तानी हो, कोई हो, मौत का डर सबको है। ये तो खुद वो मैसेज दे रहे हैं, मिस्टर ट्रूडो खुद मैसेज चंद भर लोगों को दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रभु दयाल जी, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल जी, क्या जस्टिन ट्रूडो ने कभी सपने में भी सोचा होगा कि भारत इतनी जल्दी पलटवार करेगा, इस तरह का जवाब देगा कि उनके राजनयिक को बाहर कर देगा, वीजा सर्विसेज पर रोक लगा देगा और साथ ही ये पूरी तरह से कहेगा कनाडा कैसे आतंकियों का गढ़ बन चुका है? जस्टिन ट्रूडो बहुत इमेच्योर पॉलिटिशियन, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि भारत इतना तगड़ा जवाब देगा। देखिए, कनाडा में बहुत इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही है, फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई है, हाउसिंग क्राइसिस है, रेंट्स बहुत ऊंचे चले गए। तो जस्टिन ट्रूडो ने ये कोशिश की कि किस तरह से जो पब्लिक की अटेंशन है डाइवर्ट कर दे, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया। लेकिन वो इतने इमेच्योर हैं कि उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि हमारा जो जवाब होगा इतना तगड़ा होगा और उनको ही मुंह की खानी पड़ेगी उल्टी। तो जस्टिन ट्रूडो ने ये बहुत बड़ी बेवकूफी की है। कनाडा में मीडिया और ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं और मुझे ये लगता है कि किसी न किसी तरह से उनको रास्ता ढूंढना होगा अगर भारत के साथ दोबारा वो अच्छे रिश्ते बनाना चाहिए। देखिए, प्रभु दयाल जी कह रहे हैं कनाडा को ही अब रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अनिल सरीन जी, भारत सरकार का रुख जो अभी है आगे भी यही रहेगा? विशाल जी, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि जहां तक भारत की अस्मिता का प्रश्न है, भारत की एकता और अखंडता का प्रश्न है, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों का प्रश्न है, हमारी सरकार कठोर से कठोर कदम उठाने में भी संकोच नहीं करेगी। आपने देख लिया पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने हमारे देश में आतंकवादियों को भेजा और आतंकवाद की घटनाएं दी, तो बालाकोट भी हुआ जी। अगर चीन ने हिमाकत की अपनी बॉर्डर लाइन से क्रॉस करने की, तो वहां पर हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा है। हम सब भारतवासी एक होकर ऐसी शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपने भारत के साथ, अपने देश के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ। ये राजनीति का विषय नहीं है, बिल्कुल। हम राजनीति से ऊपर उठकर सभी भारतीय एकमुठ होकर कनाडा को ऐसा जवाब देंगे कि ट्रूडो को नानी याद आ जाएगी। बिल्कुल। आखिरी प्रतिक्रिया डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपसे मैं लेना चाहूंगा। बीजेपी के नेता का साफ तौर पे कहना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी भारतीय एक साथ मिलकर इस मुद्दे पर एकजुट होकर खड़े दिखाई पड़े। आपने हालांकि पहले भी स्पष्ट किया कि आपको लगता है कि कनाडा को इसी भाषा में अब जवाब की जरूरत है जिस भाषा में भारत जवाब दे रहा है। देखिए विशाल जी, अनिल जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन क्या करें, राजनीति से मजबूर हैं, राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं, आका उनके अपना पीठ थपथपाते हैं, ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अरे भारत पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। हम और आप आते और जाते रहेंगे। सियासत के लिए देश जो है नीचे नहीं कभी होगा, देश हमेशा ऊपर रहेगा, सियासत होती और आती जाती रहेगी। चलिए वक्त की बेहद कमी है। अजय उपाध्याय जी, अनिल सरीन जी, राजन सिंह दीपा जी, के सिन्हा जी, प्रभु दयाल जी, आप सभी को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।